मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है आखिरकार राजस्थान का सीएम कौन। देखा जाए जनवरी का महीना बीतने वाला है और इसी साल नवंबर में राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव। सारी पार्टियां पूरी तरीके से जान को झोंकती हुई नजर आ रही है, लगातार जीत हासिल करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, जिनकी सत्ता इस वक्त भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्टी में जो अंतर्कलह है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर गहलोत पायलट का मामला जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा पूरी कोशिश में लगे हैं कि पार्टी को रिपीट कराना है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में भी 3 ऐसे चेहरे हैं जो सीएम बनने के लायक और यहाँ पर दावेदारी दिखा रहे हैं, जिसमें वसुंधरा राजे है, जिसमें सतीश पुनिया है और गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये 3 लोग यहाँ पर है, लेकिन देखा जाए वसुंधरा राजे का कार्यकाल लोगों को इतना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, तो लोग नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे सीएम बने। अब देखा जाए सतीश पुनिया पहले से अध्यक्ष है कि अध्यक्ष पद छोड़ देंगे वो। उसके बाद अब बारी आती है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर 200 सीटें पर उतारने की बात कर चुकी है आम आदमी पार्टी। यहाँ पर देखा जाए जमकर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर कितना फायदा होगा कितना नहीं आम आदमी पार्टी को, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन कौन उनका सीएम चेहरा रहेगा ये सवाल है। तीसरी बात, अब यहाँ चौथी बात कह लीजिए, ये आती है कि आरएलपी के नेता जो हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने तो सचिन पायलट को ऑफर तक दिया था। अब वो ऑफर जो उन्होंने दिया कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है वो भी पार्टी को छोड़कर आ जाएंगे, हनुमान बेनीवाल है और यहाँ पर सचिन पायलट, अगर तीनों मिलकर यहाँ पर गठबंधन करते तो 140 पार सीटें आएगी। देखा जाए सीएम बनने की लाइन में हर कोई अपनी दावेदारी पेश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यही सवाल रहेंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी ने ज्यादा बेहतर काम किया, क्या ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, किन मुद्दों पर आखिरकार चुनाव लड़ा जाएगा। और देखा जाए यहाँ पर तो पीएम नरेंद्र मोदी भी अब यहाँ पर देव नारायण भूमि पर पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी से जो अबरार हमारे साथ है उनसे पहले कुछ सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर राजस्थान में कौन सरकार बना पाएगा और किन मुद्दों पर सरकार बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आखिरकार कौन है लायक यहाँ पर सीएम बनने के लिए, ये सवाल यहाँ पर आ जाता है। तो अबरार मेरे साथ है। अगर देखा जाए अबरार यहाँ पर तो हमने काफी सारी बातें रखी, लेकिन शुरुआत पहले कांग्रेस पार्टी से करते हैं। अगर देखा जाए तो अंतर्कलह लगातार चल रही है। आज यह गहलोत पायलट को लेकर स्पेशली बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार सीएम चेहरा कौन। तो गहलोत पायलट अगर देखा जाए तो इनमें से आखिरकार कौन यहाँ पर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है और क्या वजह है, तो शॉर्टकट में इस पर अपनी राय दे। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार दोनों ही नेताओं के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने एक नियंत्रण पाया है और हो सकता है कि चुनाव से पहले तक कम से कम नेतृत्व में परिवर्तन ना हो और अशोक गहलोत को उनके पद से नहीं हटाया जाए, क्योंकि ये अब तय माना जा रहा है कि उनके ही चेहरे पर जो है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और मुख्यमंत्री के दावेदारी के तौर पर अशोक गहलोत भी इस वक्त आगे नज़र आ रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट को लेकर तरह तरह की खबरें आती हैं, लेकिन उन खबरों के अलावा और कोई सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, फैसले नहीं देखने को मिलते। पार्टी ने अब तक उनको लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया है। तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएँ बहुत होती है सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर, लेकिन अब तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जो बयान है, जो आधिकारिक रूप से फैसला लेना है, वो पार्टी नहीं सुना रही है। और इससे अब देखिए कि जो गुज्जर समाज है उसके वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समेटने की कोशिश कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है राजस्थान का, और राजस्थान में इस वक्त मौजूद हैं और देवनारायण कॉरिडोर को लेकर लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है। देवनारायण इसलिए भी अहम माना जा रहा है कॉरिडोर, क्योंकि देवनारायण मंदिर से गुज्जर समाज की काफ़ी ज़्यादा आस्था है और इसी वजह से लगातार उसको जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी पेश कर रही है। लेकिन अबरार यहाँ पर देखा जाए तो पायलट का गढ़ माना जाता है गुर्जर समाज पूरी तरीके से, और यहाँ पर गुर्जर समाज है जो हरा सकता है और जिता सकता है। लेकिन ये तो बात रही यहाँ पर गहलोत और पायलट को लेकर, लेकिन अब बीजेपी की साइड आते हैं तो वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे,
सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 3 लोग हैं जो दावेदारी पेश कर सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे दोबारा से सीएम नहीं बननी चाहिए, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। तो आखिरकार उसकी क्या वजह यहाँ मानी जा सकती है? देखिए, अभी जिस तरीके से वसुंधरा राजे को लेकर के जो तमाम बातें की जा रही है, अगर यहाँ पर बीजेपी जो है उनके पास विकल्प बहुत है, लेकिन बीजेपी ज़रूर ये चाहेगी कि पहले जो है केंद्र के चेहरों पर जो है चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज राजस्थान पहुँचे और आज उनका वहाँ पहुँचना सीधे तौर पर बतला रहा है कि राजस्थान में जो सत्ता का बिगुल है वो बज चुका है। अब देखिए कि जिस मकसद के तहत बीजेपी काम कर रही है, ठीक अशोक गहलोत ने उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के दाव को उल्टा चल दिया। दरअसल देव नारायण जयंती जो आज मनाई जा रही है उस पर उन्होंने अवकाश घोषित कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने पीएम नरेंद्र मोदी की बात की, यहाँ पर पायलट, गहलोत, वसुंधरा राजे, हर किसी की बात हुई, लेकिन चुनाव बहुत नजदीक है। इसी साल नवंबर में चुनाव है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है पूरी तरीके से, आरएलपी के नेता भी यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या लगता है कि ये दोनों ही पार्टियां जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी किस पार्टी का नुकसान कराती नजर आएगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा और कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इस समय जिस तरीके से स्थिति बदल रही है उससे हो सकता है कि अगर कोई कोर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाने में कामयाब हो जाती है और उसका असर अशोक गहलोत की सत्ता पर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सत्ता में वापसी करने के लिए एक बड़ा संजीवनी मिल जाएगा और हो सकता है कि अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से तमाम योजनाएं लागू किए, उससे जनता इस वक्त खुश नज़र नहीं आती है। और उसके अलावा जो एक खींचतान है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करवाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता फिर से एक बार भरोसा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पार्टी सफलतापूर्वक सरकार नहीं चला पाई। जी शुक्रिया अबरार। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की हमने कि आखिरकार कौन ज़्यादा बेस्ट रह सकता है, कौन सी पार्टी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी रिपीट कराने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर काम करती नजर आ रही है और वहीं पर बीजेपी पार्टी ने कमर कस ली है। लेकिन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पायलट के गढ़ में जाकर क्या कुछ कहते नजर आए, तो चलिए आपको ये खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। आज इस पावन अवसर पर भगवान देव नारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देव नारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। देश भर से यहां पधारे सभी श्रद्धालुओं की भांति
मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, ये भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। सप्ताह भर से यहां इससे जुड़े समारोह चल रहे हैं। जितना बड़ा ये अवसर है, उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागीदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई। परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई।